Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें अभी लास्ट के एंडिंग के एप्लीकेशन बेस्ड वाले टॉपिक्स ही बाकी है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो व्हिटन ब्रिज है, जिसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जब आप कोई सर्किट से, कॉम्प्लेक्स सर्किट से डील कर रहे हो, तब आपको वो किरचॉफ लॉ पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको किरचॉफ के दोनों लॉ अप्लाई करने आएंगे, जिसके अंदर जंक्शन लॉ है एक और दूसरा है KVL, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ या तो लूप लॉ भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों, तो देखो कि फर्स्ट जो लॉ है वो किरचॉफ का जंक्शन के लिए, करंट के लिए, ओके, कोई जंक्शन के ऊपर करंट फाइंड करना हो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ है वो जंक्शन रूल बोलते हैं, या तो KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ओके। और दूसरा जो लॉ है वो है अपना KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो क्लोज लूप के लिए ही एप्लीकेबल है, कोई क्रॉस सर्किट हो उसके लिए ही एप्लीकेबल है, तो वो आपको पता होने चाहिए, जिससे आप आसानी से कोई सर्किट के अंदर के करंट या वोल्टेज लॉ फाइंड कर सकते हो, ओके। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हिटन ब्रिज, ओके। व्हिटन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके ऊपर से ही हम ये सर्किट पढ़ने वाले हैं। तो पहले वो समझने से पहले डे टू डे लाइफ का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल के ऊपर से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मान लो कि आप दो फ्रेंड हो, और आपका फ्रेंड और आप कहीं पे मिलने वाले हो। मान लो कि कोई गार्डन में मिलने वाले थे। हुआ यूँ कि आप वहाँ पे गार्डन में पहुँच गए, लेकिन आपका फ्रेंड है वो कुछ काम से घर पे ही रह गया, मतलब थोड़ा देर हो गया। टाइम दिया था 10 o'clock का, लेकिन वो बोला कि थोड़ा काम है तो मुझे थोड़ा देर हो सकता है। तो उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, तो आप पार्क के अंदर, जो गार्डन है वो पार्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, तो कि जहाँ पे मतलब खेलने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और आप भी अंदर कुछ गेम खेलने की ट्राई कर रहे हो। गेम कुछ इस तरह से, जो बैलेंस मशीन आता है ना वो, तो बैलेंस मशीन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, जिसके ऊपर दोनों साइड छोटे छोटे बच्चे बैठते, आप लोग भी बैठते होंगे, जिससे आप बैलेंस करते हो, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, तो कि यहाँ पे बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हो, कुछ बच्चों को बिठा के गेम खेल रहे हो। गेम में क्या है, तो कि बैलेंस करना है। हो क्या रहा है, देखो कि दोनों साइड बच्चे को बिठा रहे। अभी देखो कि बैठाने से क्या होगा कि वेट जो हो, वेट मतलब mg, जो फोर्स लगता है वो, मान लो कि इसके ऊपर लग रहा है वो F1, और इसके ऊपर जो डाउनवर्ड में लगेगा वो कौन सा होगा, F2, क्योंकि वेट फोर्स है वो ऑलवेज डाउनवर्ड में होता है। अभी बैलेंसिंग कंडीशन में ये देखो, ये डिस्टेंस आपको नोन है, ये R1, और ये डिस्टेंस है वो R2। अभी होगा कि बैलेंसिंग कंडीशन आप कर रहे हो, कि बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे, तो बैलेंस करने के वक्त होगा क्या, तो कि दोनों साइड के जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तभी ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन में आप लिख सकते हो F1 R1 इक्वल्स टू F2 R2। अभी इसमें आपको F2 अननोन है, आपको पता नहीं, किसी का वेट निकालना। तो ये गेम के अंदर क्या करो कि जो नॉन वेट वाले जो पर्सन है उसको आपने यहाँ पे बिठाया, और ये डिस्टेंस भी आपको पता है, तो उसके ऊपर से आप F2 निकाल रहे हो। तो F2 को सब्जेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बनेगा F1 R1 डिवाइड बाई R2। तो ये जो फॉर्मूला हुआ उसके ऊपर से आपको तीन नॉन क्वांटिटी के ऊपर से एक अननोन क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हो। सिमिलर जब आपके पास कोई सर्किट डायग्राम लाइक इस तरह से, तो उसके अंदर आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर 4 रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो आपको नॉन होते हैं, और एक अननोन होता है, तो उसको ही आपको कंपैरिजन करके निकालना है। तो व्हिटन करके एक साइंटिस्ट थे। एक्चुअल में जो व्हिटन ब्रिज है वो सर्किट है, और पहले जो हमारे सामने इन्वेंटर जो थे, मतलब व्हिटन ब्रिज के जो फर्स्ट इन्वेंटर जो थे इस सर्किट के, मतलब हमारे सामने इंट्रोड्यूस करने वाले, वो थे सैमुअल हंटर क्रिस्टी। फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था इस सर्किट के बारे में। लेकिन थोड़े देर के बाद कोई दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स व्हिटन, ओके। चार्ल्स व्हिटन ने इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया, रीअरेंज करके वापस से हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसके ऊपर से हम उसको, इस सर्किट को नेम बोलते हैं व्हिटन ब्रिज, ओके। व्हिटन साइंटिस्ट थे, चार्ल्स व्हिटन, उसके नेम के ऊपर से ये सर्किट आया। व्हिटन ब्रिज एक सर्किट है, ओके, जिसके अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस कनेक्शन में होते हैं, जिसमें 3 नॉन होते हैं और एक अननोन होता है। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे
करना क्या, कैसे हम करें, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आप प्रैक्टिकली भी करोगे मीटर ब्रिज के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम वो मीटर ब्रिज स्टडी करने वाले हैं। जो लेबोरेटरी के अंदर भी है कि लेबोरेटरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेजिस्टेंस के ही चल रहे हैं। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करो या कोई सेल का रेजिस्टेंस निकालो, वो सब स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो ये सर्किट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। पूरे सर्किट के अंदर मैंने 4 रजिस्टर लगाए, यहाँ पे R1, R2, R3, R4। ओके, सर्किट के अंदर यहाँ पे मैंने लेबलिंग कर दिया, देखो A और B एंड, यहाँ पे A, C, B, D। ओके, और बीच में जो लिखा है वो क्या है, इस तरह से सर्कल के अंदर जो दिखाया है वो गैल्वेनोमीटर है। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को सेंस कर सकते हैं। करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो हम सेंस कर सकते हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर में डिटेल्स में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ओके, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, जो कन्वर्जन है वो भी हम स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही स्टडी करना है यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है इस सर्किट के अंदर। तो आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरी के अंदर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप लेबोरेटरी के अंदर गए ही होंगे, लेकिन जब आपका स्कूल ओपन होगा तब आपके लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसमें गैल्वेनोमीटर में क्या होते हैं, दोनों साइड स्केल होते हैं। ओके, बीच में जीरो का पॉइंटर होता है, सॉरी जीरो मार्क किया होता है, और दोनों साइड स्केल होता है और पॉइंटर बीच में है। अभी देखो, इसका मतलब ये बैलेंसिंग कंडीशन में ये क्या शो करता है आपको, गैल्वेनोमीटर के करंट की डायरेक्शन दिखाता है। मान लो करंट लेफ्ट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट राइट साइड में फ्लो कर रहा है तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये वेरी वेरी सेंसिटिव होता है, तो थोड़ा सा भी करंट यहाँ पे होगा तो सेंस करेगा। ओके, तो मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से, ये सर्कल के अंदर हम दिखा दें, ये बीच में जीरो और दोनों साइड स्केल हो गए। ओके, इससे बीच में होगा उसका मतलब वो बैलेंसिंग कंडीशन में, जो आप गैल्वेनोमीटर के अंदर देख सकते हो। ओके, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर देख सकते हो, अभी ये जीरो के ऊपर है, दोनों साइड अपना क्या है तो क्या जो स्केल दिया हुआ। ओके, अभी गैल्वेनोमीटर का वर्क तो पता चल गया। अभी बैटरी से हमने वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे V जितना वोल्ट अप्लाई किया। अभी हमें पता है कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I, यहाँ से मान लो कि करंट कोई I जितना अमाउंट का फ्लो हो रहा है, प्लस टू माइनस। ओके, जितना यहाँ से एंटर होगा उतना ही यहाँ से एग्जिट होगा, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन, वैसे ही चार्ज का कंजर्वेशन। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज उसको ही करंट बोलते हैं। तो जितना करंट यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। ये पहली चीज़ आपको कर लेनी है। अभी देखोगे करंट यहाँ पे आएगा, ए पॉइंट के पास आएगा, ए टर्मिनल के पास। ओके, तो ए टर्मिनल के पास देखो जंक्शन है, क्योंकि 2 से ज़्यादा वे है, तो जब भी करंट जंक्शन पे आएगा तो वो डिवाइड होगा। तो मान लो कि इसमें करंट कुछ जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। क्लियर, करंट डिवाइड हुआ तो डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर, एक I1 और I2 के अंदर। अभी करंट आगे बढ़ने के लिए, करंट को आगे फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमें पता है कि A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और C का पोटेंशियल कम होगा, तभी फ्लो A to C होगा। ये भी बात क्लियर है। तो देखोगे करंट इस तरफ जाएगा I1, ये ब्रांच के अंदर। सिमिलर A to D ब्रांच के अंदर A पॉइंट का, A टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा और D का कम होगा, इसलिए फ्लो A to D होगा। क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी फ्लो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए सर्किट के अंदर। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर का पोटेंशियल कम होगा, इसलिए फ्लो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे भी सेम कि A का पोटेंशियल कम है, C का पोटेंशियल ज़्यादा, इसलिए इस ब्रांच के ऊपर की तरफ फ्लो होगा। यहाँ तक क्लियर। अभी हम एक कंडीशन लेते हैं कि जब हमारे पास मान लो कि VC इक्वल्स टू VD हो जाए, VC इक्वल्स टू VD मतलब में एक कंडीशन ले रहे कि C और D के बीच का जो पोटेंशियल है, C पॉइंट के पास का और D पॉइंट के पास का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, पोटेंशियल सेम होगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो जीरो जो है वहाँ पे पॉइंटर आपको दिखाएगा, कोई मतलब में करंट फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच के अंदर से। मतलब में जो आपका IG है वो जीरो हो जाएगा। IG मतलब इस ब्रांच में से जो करंट पास होने वाला था IG, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये I1 डायरेक्टली इस तरफ निकल जाएगा, इस ब्रांच के अंदर से, ये I1 और ये
I2, और ये I1 और I2 यहाँ पे मर्ज होके क्या बनाएंगे, I बनाएंगे, जो स्प्लिट हुए थे। क्लियर। फिर से एक बार हमने क्या किया, तो कि जो विस्टन ब्रिज जो है, विस्टन ब्रिज मतलब जो सर्किट है उसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल बैटरी से अप्लाई किया है, एक्सटर्नल वोल्ट अप्लाई किया, जो कंटिन्यूस हमें करंट फ्लो कराना हो तो हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है। यहाँ से करंट आई जा रहा है, कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव से करंट यहाँ से गया तो देखो कि ये जंक्शन के पास करंट डिवाइड होगा। तो इस ब्रांच के अंदर हमने सपोज किया कि I1 करंट जा रहा है, दूसरी ब्रांच के अंदर करंट जो जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वो कितना है, I2 है। अभी D पॉइंट के पास और C पॉइंट के पास I1 I2 करंट पहुँचेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो कि करंट ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना भी हो सके, हो भी सकता है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल सेम ही हो, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट में ऐसा करना है कि सी और डी के बीच का पोटेंशियल इक्वल करना है। नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों सेम ही पोटेंशियल हो, लेकिन हम एक कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पे सी और डी के बीच का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। इसलिए जब भी इक्वल पोटेंशियल होगा तो फ्लो नहीं होगा। फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए करंट डायरेक्टली सी टू बी ब्रांच में चला जाएगा। यहाँ से भी जो I2 करंट है वो A2D और D2B चला जाएगा। क्लियर। और दोनों बी पॉइंट के पास, जंक्शन के पास ऐड होके I बना देंगे। क्लियर है। अभी स्टूडेंट ये चारों रजिस्टर है, उसमें से कोई एक रजिस्टर अननोन है, वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये चारों में से 3 नोन होते हैं हमें, तो इनके कंपैरिजन से हमें यहाँ पे अननोन रजिस्टर निकालना होता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग लूप दिख रहे हैं, उसके अंदर हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और वो लगाने के लिए हमारी डायरेक्शन हमें चूज़ करनी पड़ती है। वो हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ली है क्लॉकवाइज ली है। फर्स्ट लूप मैंने कंसिडर किया है ACDA, उसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्योंकि लूप के लिए है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाइंग, या तो अप्लाइंग KVL इन लूप कौन सा स्टूडेंट बोलो तो कि ACDA मैं लिख सकता हूँ ACDA, जहाँ से जा रहे हो वापस वहीं पे आओगे तभी लूप कंप्लीट होगा। देखो ACDA तभी लूप कंप्लीट हुआ। अभी देखो चलो इसमें KVL अप्लाई करते हैं। A से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जर्नी A से स्टार्ट हो रही, हमारी जर्नी और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमें पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ओके, तो मतलब में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस I1 R2, फिर ये ब्रांच में तो कोई करंट है ही नहीं। ओके, इसको तो हमने स्टेट वायर ही लिया क्योंकि शॉर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ से सीधा हम आ जाएंगे यहाँ पे। अभी देखोगे करंट सामने से आ रहा है, करंट सामने से आ रहा है, तो उस केस में हमें पता है ये पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। तो -2 प्लस जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उस केस में हम पॉजिटिव लिखते हैं। और क्या होगा वो I2 R1 क्लियर इजिकल टू 0, क्योंकि हमारा जो KVL का फॉर्मूला है वो समेशन IR इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ओके, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है पूरे सर्किट के अंदर, पूरे लूप के अंदर, उसका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई क्या करें, तो देखो I1 माइनस I1 R2 इजिकल टू, ये वाला टर्म उस साइड ले लें तो ये माइनस हो जाएगा I2 R1, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो देखो कि I1 बाई I2 इजिकल टू R1 बाई R2, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ओके, क्लियर। यहाँ तक हमने क्या किया, एक लूप कंसिडर किया, ACDA में हमने KVL अप्लाई किया। KVL का रूल्स पता है आपको, साइन कन्वेंशन यूज़ करते जाना, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस हम लगा दें। और सामने से आएगा करंट और हम जा रहे उसके अपोजिट में, तो उस केस में पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ओके, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस लेना है। क्लियर, ये हुआ। चलो सेकंड लूप की बात करें तो सेकंड लूप है अपने पास, थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे।
ये वाली चीज़ इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ VC इक्वल्स टू VD, तब IG क्या हो जाएगा 0। अभी अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप है स्टूडेंट बोला तो चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। BDCB में हम अप्लाई कर रहे हैं KVL क्या है तो कि समेशन IR इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ स्टार्ट करें तो देखो कि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो उस केस में यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फ्लो किस तरफ होता है हाई टू लो, मतलब यहाँ का कम होगा, तो कम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो उस केस में हम लिख सकते हैं प्लस I2R3। ओके, फिर देखो ये वाले में तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन दोनों सेम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस I1R4 इजिकल टू 0। ओके, क्लियर है। अभी ये माइनस वाला टर्म उस साइड ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये वाला टर्म उस साइड ले लें तो हम लिख सकते हैं माइनस I1R4 इजिकल टू माइनस I2R3। अभी दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो I1/I2 का जो रेशियो है वो आएगा आपका R3/R4। ये आपका सेकंड इक्वेशन आया। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट R1/R2 इजिकल टू R3/R4। ओके, एक रिलेशन है अपने पास ये वाला, जो क्या है जिसमें हमारा अननोन होगा उसको हमें क्या करना है सब्जेक्ट बना देना है, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक इक्वेशन ये भी बन सकता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R1 इंटू R4 इजिकल टू R2 इंटू R3, ये इक्वेशन बनेगा। अभी इसमें देखो कि मान लो कि आपका R1 अननोन है, R2 R4 नोन है, R3 वेरिएबल है और R1 अननोन है, तो उस केस में क्या करोगे तो कि R1 को सब्जेक्ट बना दो, तो कि R1 इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4, जिसके ऊपर से आपको अननोन क्वांटिटी भी मिल जाएगी। ओके, जो अननोन रेजिस्टेंस है वो भी फाइंड कर सकते हो। तो एक ऐसी सर्किट है जिसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको 3 नॉन रेजिस्टेंस के साथ उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसमें 4 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर में से एक रजिस्टर अननोन होगा, बाकी के 3 नॉन होंगे। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर भी है स्टूडेंट, आप 12th साइंस के अंदर आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है वो विस्टन ब्रिज के ऊपर ही है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वहाँ पे भी। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट, विस्टन ब्रिज पढ़ने के बाद अभी उसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखो कि एग्जांपल के थ्रू मैंने एक यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है। सर्किट डायग्राम में देखो आप कि यहाँ पे टोटल 5 रजिस्टर है और हमने विस्टन ब्रिज में तो 4 रजिस्टर ही पढ़ा, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक दूसरा रजिस्टेंस भी आ सकता है। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि सेप देख के आप उसको बोलो कि ये विस्टन ब्रिज है। ये जो आपको काइट से दिख रहा है, ओके काइट जैसा दिख रहा है वही विस्टन ब्रिज है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये भी विस्टन ब्रिज ही है। विस्टन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए, जो अपोजिट वाले जो रजिस्टर है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों साइड का क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए। कैसे, तो देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ये फॉर्मूला था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू R3। ओके, ये फॉर्मूला था। इसमें जो अननोन था जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया था, मतलब मैं R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4, ये फॉर्मूले के अंदर हमने पुट करके निकाल सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे ये जो रजिस्टर है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो कि यहाँ पे आपके पास R1 इक्वल्स टू मान लो कि 10 ओम, ओके, और चलो R2 इक्वल्स टू 10 ओम, R1 इक्वल्स टू R है, R3 इक्वल्स टू है 40 और R4 इक्वल्स टू है आपके पास 20 ओम। ओके, ये आपको फाइंड करना है।
तो ये आर फाइंड करना है आपको। तो चलो क्या करते हैं, यही फॉर्मूला के साथ कंपैरिजन करें इसको। ये आपका आर फाई है, लेकिन आर फाई को हमें कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि ये जब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में हो तब बीच वाला रजिस्टर आप कैलकुलेट नहीं करते हो। ओके, बैलेंसिंग कंडीशन में जितना करंट ऊपर से जाएगा, मतलब में करंट यहाँ से पास नहीं होगा, ऊपर से ऐसा चला जाएगा और यहाँ से भी ऐसे चला जाएगा। ओके, आपको व्हिस्टन ब्रिज बोला गया है, बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है, तब इसको कंसिडर नहीं करना। अनबैलेंस होगा तब इसको लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अभी हम तो बैलेंसिंग वाले ही देख रहे हैं। तो चलो यहाँ पे आपको आर निकालना है, तो हम लिख सकते हैं R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R2। ओके, फाइंड क्या करना है, R1 जो आपका R है, तो आप यहाँ पे R इक्वल्स टू लिख सकते हो R3 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R4। R3 क्या है आपका 40 इंटू R2 कितना है, तो R2 है 10 डिवाइडेड बाई कितना लेना है आपको 20। R4 आपका 20 है, तो सिंपल कैलकुलेट करो तो आपका R आ जाएगा 20 ओम। ओके, तो देखो कि ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 400, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वो भी 400, तो ये 20 ओम होगा तभी ये बैलेंस में आएगा। तो आपका रियल जो आंसर है वो कितना होगा 20 ओम। ओके, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें आपको ऐसा डायग्राम गिवन है और फाइंड करने बोला है RAB, मतलब में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है A और B टर्मिनल के बीच में। अभी ये व्हिस्टन ब्रिज है क्या, पहले तो वो देखना है, क्योंकि व्हिस्टन ब्रिज टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें आप सीरीज़ पैरेलल तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में आप सीरीज़ पैरेलल अप्लाई करने जाओगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब गलत आंसर आएगा। तो उसको पहले व्हिस्टन ब्रिज में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो देखो ये B वाला टर्मिनल है, उसको मैं इस साइड लिखूँ तो कुछ इस तरह से हो सकता है ये। चलो मैं पहले ये डायग्राम को एक ही डायग्राम के अंदर नहीं बना रहा हूँ, 2 स्टेप में उसको कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर गिवन है और एक यहाँ पे है। ओके, बीच वाला पोर्शन है उसको मैं, ये जो B था ना, यहाँ पे B था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ बाहर की तरफ लिख रहा हूँ, ये मेरा B टर्मिनल। क्लियर। अभी A वाले को उठा के पीछे ले लो तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये आपका A टर्मिनल, ये आपका R और R। उसको अभी सीधा कर दे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका डायग्राम। ये आपका R, यहाँ पे भी एक R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R है। ओके, ये A और ये B हो गया। ओके, सभी R है, सभी साइड का जो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो रेशियो तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है करंट यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, इसमें आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आपका जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, ये सीरीज़ में, मतलब ये सीरीज़ में तो 2R, नीचे भी सीरीज़ में 2R, तो 2R और 2R पैरेलल में, तो RAB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, ओनली R। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, उसके अंदर समझते हैं। तो देखो इसमें आपको बोला है A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको व्हिस्टन ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं। चलो व्हिस्टन ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो टर्मिनल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा A टर्मिनल, ये मेरा B टर्मिनल, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अभी देखते जाते हैं, A और C में एक रजिस्टर है, तो चलो लगा देते हैं ये वाला कंप्लीट। फिर A और D के बीच में है क्या, देखो तो A और D के बीच में एक है, चलो A और D के बीच में कंप्लीट करो, चलो ये कंप्लीट हो गया। फिर ये किसके बीच में, C और D के बीच में, चलो C और D के बीच में कंप्लीट करो, तो ये C और D के बीच में कंप्लीट हो गया। फिर D और B के बीच में, तो ये D और B के बीच में एक रजिस्टर, चलो ये भी कंप्लीट। फिर C और B के बीच में, चलो C और B के बीच में ड्रॉ करते हैं, तो C और B के बीच में हो गया। चलो ये B टर्मिनल का काम तो हो गया। ओके, अभी ये वाला बाकी रहेगा जो कहाँ पे, वो A और B के बीच में, तो यहाँ पे आएगा ये A और B के बीच में। अभी ये सभी रजिस्टर R के, अभी ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस में है, तो इसका मतलब है ये रजिस्टर सर्किट में तो है लेकिन कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से स्ट्रेटली यहाँ चला जाएगा, यहाँ से भी इससे चला जाएगा, मतलब में यहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच से, तो ये रजिस्टर को कंसिडर नहीं करना होता है। तो ये वाला रजिस्टर आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा आपका
2r और नीचे एक दूसरा है वो क्या है r। तो पहले इनका पैरेलल निकालो, तो ये 2r पैरेलल में करोगे तो उसका आंसर आएगा r। ओके, ये r और ये r, इनका वापस आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो RAB आपका आएगा r/2। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ आपको व्हिस्टन ब्रिज में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा भी हम करेंगे बाद में, जो बैलेंसिंग कंडीशन वाले, अनबैलेंस वाले भी करेंगे। ओके, सिमेट्री वाले भी करने वाले हैं। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल था कि व्हिस्टन ब्रिज वाले न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं उसके ऊपर। ओके, अच्छी से नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।